हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी मेंस आंसर अप्रोच यानी कि मास सीरीज, जिसमें हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये सेशन है आपका वीक 4 का फर्स्ट सेशन, जिसके अंतर्गत हम जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे मॉडर्न इंडिया सेक्शन से और 1 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे इंडियन कल्चर सेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न इंडिया सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि 3 कर्नाटक युद्धों का संक्षिप्त विवरण देते हुए उन कारकों पर चर्चा करें जिनके कारण अंग्रेजों को भारत पर नियंत्रण के संघर्ष में फ्रांसीसियों के विरुद्ध सफलता मिली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसके अंतर्गत आपको उस तीनों कर्नाटक युद्धों के बारे में चर्चा करनी है। साथ ही साथ उन कारकों के बारे में भी आपको चर्चा करनी है जिनके कारण अंग्रेजों को भारत पर नियंत्रण के संघर्ष में फ्रांसीसियों के विरुद्ध सफलता मिली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो कर्नाटक के युद्ध थे 18वीं शताब्दी में यानी कि 1746 से 1763 के मध्य, ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य सैन्य संघर्ष की एक श्रृंखला थी। इसके अलावा इन युद्धों में अंग्रेजों की विजय के पश्चात अन्य देशों में भी ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें कर्नाटक युद्ध के बारे में, तो इसमें जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था जो कि 1746 से 1748 के मध्य हुआ, और ये जो यूरोप में आंग्ल फ्रांसीसी जो संघर्ष चल रहा था उसका विस्तार ही ये भारत में देखने को मिला। और भारत में इसकी शुरुआत तब हुई जब अंग्रेजों ने भारत में कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले थे, उन्होंने इसमें प्रतिक्रिया करते हुए मद्रास को इसके अंतर्गत घेर लिया। और इसके परिणाम स्वरूप जो संधि हुई थी वह इसका नाम था एक्सला चैपले की संधि, जिसमें मद्रास जो था अंग्रेजों को वापस लौटा दिया गया फ्रांसीसियों के द्वारा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, तो जो कि 1749 से 1754 के मध्य हुआ, और इसकी शुरुआत तब हुई जब 1748 में जो निजाम उल मुल्क थे उनकी मृत्यु के पश्चात जो हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध लड़ा गया। इसमें 2 पक्ष थे, जिसमें से एक पक्ष था चंदा साहेब एवं मुजफ्फर जंग का, जिनको फ्रांसीसियों के द्वारा समर्थन किया जा रहा था, और जो दूसरा पक्ष था वह नासिर जंग और मोहम्मद अली का था, जिसको अंग्रेज समर्थन कर रहे थे। और अंततः जब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के द्वारा आरकोट पर अधिकार करने में वे सफल रहे, जिसके फलस्वरूप इसमें जो पांडिचेरी की संधि हुई 1754 में, जिसमें मोहम्मद अली को हैदराबाद का नवाब बना दिया गया। यानी कि इसमें जो सफलता मिली थी वह अंग्रेजों को इसके अंतर्गत सफलता मिली, और इसका परिणाम क्या हुआ है, डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो कि 1757 से 1763 के मध्य हुआ, और ये जो यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का जो विस्तार था वही भारत के अंतर्गत ये दिखाई पड़ा, जो कि अंग्रेजों ने 1757 में बंगाल की जो फ्रांसीसी बस्तियां थी उस पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही बांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 में, जिसमें सर आयरकूट के द्वारा मद्रास की सफलतापूर्वक रक्षा की गई, और ब्रिटिश के द्वारा जो फ्रांसीसी थे उनको बॉस आउट भारत से कर दिया गया। इसके अलावा जो 1763 में जो पेरिस की संधि के फलस्वरूप ये युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनको भारत में उनके व्यापारिक केंद्रों के प्रशासन के अधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप जो ब्रिटिश का आधिपत्य था वह भारत के साथ साथ अन्य देशों पर भी स्थापित हुआ। इसके साथ ही अगर हम बात करें ब्रिटिश की सफलता के कारणों के बारे में, तो इसमें जो फर्स्ट कारण था वह फ्रांसीसी महाद्वीपीय व्यस्तता का कारण था, क्योंकि फ्रांसीसी उस समय अपने देश की जो प्राकृतिक सीमाओं के लिए संघर्षरत थे, साथ ही साथ महाद्वीपीय विस्तार एवं औपनिवेशिक अधिग्रहण की वे कोशिश कर रहे थे, जिससे ये अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ संघर्षरत थे, जिससे उनके जो संसाधन पर था वह दबाव काफी ज्यादा था। इसके विपरीत जो ब्रिटिश महत्वाकांक्षा मुख्य रूप से औपनिवेशिक विस्तार की ही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके दूसरे कारण के बारे में, तो यहाँ की जो सरकार की प्रणाली में भिन्नताएं थीं, क्योंकि जो फ्रांसीसी सरकार थी वह निरंकुश एवं सम्राट के व्यक्तित्व पर वह निर्भर करती थी। इसके विपरीत जो ब्रिटेन का जो प्रभुत्व था वह एक प्रबुद्ध कुलीन तंत्र के माध्यम से किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनियों के संगठन के कारण भी यह जो ब्रिटिश को सफलता मिली, क्योंकि जो फ्रांसीसी कंपनी राज्य का एक विभाग जिसने शेयर धारकों को लाभांश की गारंटी दी थी, इसकी जो वित्तीय स्थिति को सशक्त करने की उनके द्वारा उपेक्षा की गई।
इसके विपरीत जो ब्रिटिश कंपनी थी एक स्वतंत्र वाणिज्यिक निगम थी और राजा एवं संसद ने कंपनी को सशक्त बनाने में इसमें रुचि दर्शाई। व्यापार व्यापक हुआ जिससे भारत में युद्ध लड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त धन की उपलब्धता थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य कारणों के बारे में तो इसमें नौसेना की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण रही, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान जो फ्रांसीसी समुद्री बेड़े की क्षमता की अत्यधिक क्षति हुई थी और एक समय में इसके पास युद्धपोत भी नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास बेहतर नौसैनिक बल जो उन्हें यूरोप के साथ संचार स्थापित करने और सेना की भूमि से बल आपूर्ति करने में भी सक्षम बनाता था। साथ ही साथ जो कर्नाटक युद्ध में फ्रांसों के जो अन्य हिस्सों से अलग थलग करने में वे सक्षम रहे, जिसके कारण से इनको कर्नाटक के युद्ध में सफलता मिली। इसके बाद अगर हम बात करें इसके अन्य कारणों के बारे में तो जो बंगाल के वित्तीय संसाधन थे वह भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण थे, क्योंकि जो दक्कन वाला एरिया था वह डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं था, जबकि जो बंगाल वाला जो एरिया था वह न केवल सैनिकों की आपूर्ति एवं अंग्रेजों के समर्थन के लिए इसने कर्नाटक में सैनिक आपूर्ति भी सुनिश्चित की। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य कारण के बारे में तो जो नेतृत्व में निरंतरता का अभाव फ्रांसीसी कंपनी के अंतर्गत देखा गया, क्योंकि जो फ्रांसीसी कंपनी थी उस पर राज्य का नियंत्रण था, जिसके कारण जो कंपनी के गवर्नर थे उनको कभी भी वापस बुला लिया जाता था। जैसे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया, जबकि इसके विपरीत जो ब्रिटिश के अंतर्गत जो सर आयरकोट और जो रॉबर्ट क्लाइव जैसे जो नेतृत्व करता थे उनको इसके अंतर्गत नेतृत्व करने के लिए उनकी निरंतरता इसके अंतर्गत जारी रही, जिससे ये बेहतर रूप से काम कर पाए। तो ये हमने बात की जो कर्नाटक युद्ध हुए उसमें ब्रिटिश की सफलता के कारणों के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न इंडिया सेक्शन से, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक चरण में प्रेस द्वारा निभाई गई भूमिका का परीक्षण कीजिए, साथ ही इस अवधि के दौरान भारतीय प्रेस के सामने आने वाली चुनौतियों को भी वर्णित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक चरण में प्रेस द्वारा कौन कौन सी भूमिकाएं निभाई गई। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि उस समय प्रेस के समक्ष आने वाली चुनौतियां भी कौन कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में तो जो वर्ष 1780 में सबसे पहले जो मुद्रित समाचार पत्र था उसका नाम था बंगाल गजट। उसके प्रकाशन के बाद से भारतीय राष्ट्रवादियों ने जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित जो आधुनिक नागरिक स्वतंत्रता के प्रति आकर्षित थे, उन्होंने एक स्वतंत्र प्रेस की भूमिका इसके अंतर्गत महसूस की। इसके अलावा वर्ष 1824 में स्वयं राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले एक नियम का विरोध किया और इसके महत्व को देखते हुए भारत के विभिन्न भागों में अनेक समाचार पत्रों की शुरुआत हुई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक चरण में प्रेस की भूमिका के बारे में तो इसमें सबसे पहली भूमिका निभाई राजनीतिक प्रचार और शिक्षा में, क्योंकि जो प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राजनीतिक कार्यों में प्रेस ने बहुत मदद की, क्योंकि उस समय अपनी जो संगठनात्मक उनकी संरचना नहीं थी और प्रेस के माध्यम से वह राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी उसका वह प्रचार प्रसार किया करते थे। इसके अलावा इसमें जो सेकंड भूमिका निभाई वह जन समूह की तैयारी के लिए निभाई, क्योंकि जो वर्ष 1870 से 1918 की जो अवधि थी उसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन ने जन आंदोलन का सहारा नहीं लिया था और इस कारण से जो राष्ट्रवादी जनमत को तैयार करने, प्रशिक्षण देने एवं संग्रहित करने में प्रेस प्रमुख साधन रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी अन्य भूमिका के बारे में तो इसने स्वतंत्रता संग्राम के भौगोलिक विस्तार को बढ़ाना इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही, क्योंकि जो प्रेस का प्रभाव था बड़े शहरों एवं कस्बों तक सीमित नहीं था। इसने नेताओं और राष्ट्रवादियों के संदेश को देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने में काफी मदद की और पूरे देश में एक पुस्तकालय आंदोलन का भी प्रसार किया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी अन्य भूमिका के बारे में तो इसने सरकार का विरोध किया, क्योंकि प्रेस ने सरकार की गतिविधियों की आलोचना करके सरकार के विरोध में संस्थानिक भूमिका इसके अंतर्गत निभाई और इसने विरोध 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 के आदर्श वाक्य पर कार्य किया। इसके साथ ही जो अमृत बाजार पत्रिका थी, केसरी और जो मेहरत्ता आदि जैसे जो समाचार पत्र थे, इस संबंध में उन्होंने एक अनुकरणीय भूमिका निभाई।
तो ये हमने बात की स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक चरणों में प्रेस की भूमिका के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेस के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में, तो इसमें देशद्रोह कानून के द्वारा इसके अंतर्गत चुनौती प्रस्तुत की गई, क्योंकि जो आईपीसी की धारा है 124A, उसके तहत राजद्रोह की जो उपधाराएं हैं 153A और जो 565 जैसी जो अन्य धाराओं में सरकार की आलोचना करने वाले जो अखबारों को बंद करने जैसे कठोर प्रावधान इसके अंतर्गत बनाए गए। इसमें आजीवन कारावास भी शामिल था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह से संबंधित मामलों में 3 मुकदमों का सामना करना पड़ा और उनको 3 बार जेल भी जाना पड़ा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसकी अन्य चुनौतियों के बारे में, तो इसमें जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 था, उसने बंगाल के अकाल के बाद सरकार की आलोचना करने वाले जो गैर अंग्रेजी जो अखबार थे उनको दबाने के लिए औपनिवेशिक सरकार द्वारा इसे पारित किया गया था, और इसके अंतर्गत जो प्रेस के उपकरण भी जब्त कर लिए जाते थे। इसके साथ ही अन्य कठोर कानून लाए गए, जिसमें 1900 के दशक की शुरुआत से ही जब आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय आवाज को दबाने के लिए 1910 के प्रेस अधिनियम के तहत 1000 से अधिक समाचार पत्रों को अभियोजन के अधीन ला दिया गया, और समाचार पत्रों के जो स्वामी थे उनको 5 लाख का भारी रकम इनको चुकानी पड़ी। इसके साथ ही ब्रिटिश के द्वारा राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1911, प्रेस अधिनियम 1910 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 को भी लाया गया। इससे ब्रिटिश के द्वारा जो प्रेस पर शिकंजा कसने के लिए उनकी जो कोशिश थी इन कठोर कानूनों के माध्यम से जारी रही, और इन कठोर कानूनों के द्वारा प्रेस के समक्ष काफी चुनौतियां इसके द्वारा प्रस्तुत की गई। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय प्रेस ने बचे रहने की जो उसकी उन्नति करने के लिए उसने सरल तरीके इसके अंतर्गत खोज लिए, जैसे कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया, उसके अंतर्गत जो सेंसर व्यवस्था से बचने के लिए जो अमृत बाजार पत्रिका थी रातों रात एक अंग्रेजी प्रकाशन में वह बदल गई। साथ ही साथ राष्ट्रीय नेताओं ने प्रेस की स्वतंत्रता की निष्ठा से इसकी रक्षा की। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मॉडर्न इंडिया सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन कल्चर सेक्शन से, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में जैन साहित्य एवं वास्तुकला के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसमें जैन साहित्य और जैन वास्तुकला का क्या योगदान है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो जैन धर्म है एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी प्राणियों को अनुशासित और इसके अंतर्गत अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता एवं आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। इसके साथ ही इसको प्रसिद्धि तब मिली जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही इसमें 24 महान शिक्षक हुए जिनको तीर्थंकर कहा जाता है, जिसमें जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभनाथ, और जो 24 तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। इसके अलावा इन्होंने अपने जीवन में सभी प्रकार का जो ज्ञान या मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसका प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें जैन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये जिन या जैन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि अपने इंद्रियों को जो जीतने वाला है वही इसके अंतर्गत जैन कहलाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जैन साहित्य के योगदान भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, तो जो श्रमण संस्कृति का प्रसार करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इसके प्रमाण के लिए वैदिक काल से ही जो विचार की 2 अलग अलग धाराएं देखने को मिलती थी, जिसमें एक धारा थी ब्राह्मण धारा और दूसरी धारा श्रमण धारा इसके अंतर्गत देखने को मिलती थी। और ये जो श्रमण धारा थी इस संस्कृति का प्रचार जैनों के द्वारा किया गया। इसके साथ ही जो श्रमण साहित्य थे जातियों और आश्रमों की जो व्यवस्था थी उसकी उनके द्वारा अवहेलना की गई, क्योंकि जो जैन धर्म के जो नायक थे या जो भगवान थे राजा या व्यापारी या शूद्र तक भी वह इसके अंतर्गत थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें जैन साहित्य के अन्य योगदान के बारे में, तो इसने भारतीय विज्ञान और तकनीकी साहित्य में भी योगदान दिया, क्योंकि इनके द्वारा जो तर्क, दर्शन, काव्य, व्याकरण, शब्दावली, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, भूगोल, गणित एवं चिकित्सा जैसे विभिन्न विषयों पर भी इनके द्वारा जो जैनियों द्वारा सबसे मूल्यवान योगदान उनके साहित्य के द्वारा दिया गया। इसके साथ ही अर्थशास्त्र या राजनीति पर विशेष ध्यान इनके द्वारा दिया गया, जिसे सांसारिक विज्ञान के रूप में इनके द्वारा उत्कृष्ट किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य योगदान की, तो ज्ञान के संरक्षण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि प्रचार के साथ साथ ज्ञान के संरक्षण के लिए जो संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के अलावा
विभिन्न स्थानों पर ये जो प्रचलित भाषा का इन्होंने संगम किया। और जो गैर आगम जो साहित्य थे वह प्राकृत, संस्कृत, पुरानी जो मराठी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल और जो जिसके अंतर्गत जो अंग्रेजी भाषा में भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य योगदान के बारे में, तो जो आगम साहित्य में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो भगवान महावीर के जो उपदेशों को और उनके अनुयायियों द्वारा कई ग्रंथों में उसमें व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया है, जिन्हें इसके अंतर्गत आगम कहा जाता है। और जो आगम होते हैं इनको दो समूहों में विभाजित किया जाता है, जिसका फर्स्ट नाम है अंग और अगम। यानी कि इन ग्रंथों में भगवान महावीर के जो प्रत्यक्ष उपदेश और संकलन किया गया है इनका गद्दरों द्वारा। जो गद्दर होते थे वह इसके अंतर्गत जो तीर्थंकर होते थे उनके शिष्यों को इसके अंतर्गत गद्दर कहा जाता था। इसके अलावा जो दूसरा समूह था इसके अंतर्गत उसका नाम था अंग ब्रह्म आगम, यानी कि अंग आगम के बाहर। ये जो अंग आगम का जो विस्तार था इन्हें श्रुत केवलिन द्वारा इसके अंतर्गत संकलित किया गया था। तो ये हमने बात की भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जैन साहित्य के योगदान के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें जैन वास्तुकला का योगदान भारतीय संस्कृति में क्या रहा, तो इसमें जो सबसे पहला योगदान था एलोरा गुफाओं में हमें देखने को मिलता है, जिसमें गुफा संख्या जो 30 से 35 में जो जैन धर्म का प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है। जिसमें जो एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में जो 23वें पार्श्वनाथ और जो 24वें तीर्थंकर है महावीर की मूर्तियां इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही जो तीर्थंकर के शिक्षक माने जाने वाले जो यक्ष और यक्षिणियां होती हैं इनकी भी 48 मूर्तियां यहाँ से मिली है। साथ ही साथ बाहुबली की मूर्ति जिन्हें गोमटेश्वर भी कहा जाता है, जो कि फर्स्ट जो तीर्थंकर थे ऋषभनाथ उनके पुत्र थे, तो उनकी भी मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जैन वास्तुकला के अन्य योगदान के बारे में, तो जो मांगी तुंगी गुफा है जो कि महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमाला से संबंधित यहाँ पर दो पहाड़ियां स्थित हैं। और यहाँ के जो मंदिर है मांगी तुंगी मंदिर जो कि दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र है, और यहाँ पर श्री आदिनाथ जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। और ये जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसे दक्षिण का संवेद शिखर भी कहा गया है। अगर हम बात करें मांगी पहाड़ी की, तो यहाँ पर 4 गुफाएं हैं, और जो तुंगी पहाड़ी है वहां पर 2 गुफाएं हैं। और यहाँ पर पद्मासन और कायोसन में तीर्थंकरों के लगभग 600 से अधिक जैन चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसकी जो अन्य गुफाएं हैं उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं हैं जो कि उड़ीसा में स्थित है। इन गुफाओं को भुवनेश्वर के पास ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी में कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा बनवाया गया था। इसमें मानव निर्मित एवं प्राकृतिक गुफाएं हैं जो कि जैन भिक्षुओं के निवास के लिए हैं, और मूल रूप से लगभग 117 गुफाएं इसके अंतर्गत थी, लेकिन आज हमें 33 का ही अस्तित्व देखने को मिलता है। जिसमें उदयगिरी के अंतर्गत 18 गुफाएं हैं, जबकि खंडगिरी के अंतर्गत 15 गुफाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें अन्य जैन वास्तुकला के बारे में, तो जो हाथी गुम्फा का जो शिलालेख है जिसको कलिंग राज जो खारवेल थे उनके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया। इसके साथ ही जो रानी गुम्फा यानी कि जो रानी की गुफा है, यहाँ पर सुंदर नक्काशी के साथ 2 मंजिला संरचना देखने को मिलती है, और ये जो गुफा है अपनी ध्वनिक विशेषताओं के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही गणेश गुम्फा भी देखने को मिलती है, और जो जैन तीर्थंकर और जो अन्य मूर्तियों की जो नक्काशी है भगवान गणेश एवं 2 हाथी की नक्काशी भी बहुत बाद में यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक व्याघ्र गुफा है जिसे टाइगर गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रवेश द्वार पर बाघ के सिर के आकार का है, और दरवाजे का आकार ये बाघ के गले जैसा देखने को मिलता है, और इसी कारण से ये टाइगर गुफा के रूप में जाना जाता है। तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य गुफाओं की, तो एक का नाम है 12 भुजी गुफाओं। यहाँ पर जो तीर्थंकरों की मूर्तियों के साथ 12 सशस्त्र जो शासन देवी की मूर्तियां एक दूसरे के सामने देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ त्रिशूल गुफा है, यहाँ पर जो गुफा की दीवारों पर लगभग 24 तीर्थंकरों को देखा जा सकता है। अंबिका गुफा है, प्रत्येक तीर्थंकर की यक्ष यक्षिणी को गुफा की दीवार पर इसमें अंकित किया गया है, जो कि जैन धर्म से ही संबंधित है। तो ये हमने बात की जैन वास्तुकला की भारतीय संस्कृति में योगदान के बारे में। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में, तो इस प्रकार भारत के संस्कृति के इतिहास में जैन साहित्य एवं वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और आगे चलकर मध्यकाल एवं आधुनिक काल को भी जैन साहित्य एवं स्थापत्य ने गहरे स्तर पर प्रभावित किया। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंडियन कल्चर सेक्शन से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे, और उसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग करते रहिए, और आप जो आंसर राइटिंग करते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको एवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।